नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 22 अप्रैल को महावीर जयंती नहीं बल्कि 21 अप्रैल को मनाई गई। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को मनाई जाती है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश नया मेनिंजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रोल आउट द न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द WHO? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित यह नया टीका एक ही खुराक में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कम वेरिएंट को लक्षित करने वाले पिछले टीकों से बेहतर है। WHO के लक्ष्य के अनुसार 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने का पूरी दुनिया से लक्ष्य रखा गया है। प्रसिद्ध बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? लीजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरेक अंडरवुड पास्ट अवे। ही बिलोंग टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले और बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 86 टेस्ट मैचों में 297 विकेट लिए थे। अंडरवुड ने 676 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचों में 2065 विकेट लिए हैं। इन्हें 2009 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीक के इस्तेमाल में हमेशा से सबसे आगे रहा है। इसी कड़ी में इसने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच लगने से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई मिलेगी। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया? द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक was organized between the armies of India and which country? The right answer is option number B, उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के तरमेज में आयोजित किया गया। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसे भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद whom has the Greenfield Noida International Airport signed an agreement for a fuel pipeline? The right answer is option number B, BPCL। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एयरपोर्ट की ईंधन मांग को पूरा करने के लिए एक समर्पित विमानन टरबाइन ईंधन यानी ATF पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 34 किलोमीटर यह पाइपलाइन लंबी होगी, जिसमें 1.2 किलोमीटर एयरपोर्ट परिसर के भीतर होगी। यह BPCL के पियाला टर्मिनल से एयरपोर्ट टैंक फार्म तक जाएगी। BPCL समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से ईंधन के सड़क परिवहन को कम करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रहा है। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज
30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 16 से 18 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और एक अस्थायी भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिखर सम्मेलन में डीकार्बोनाइजेशन नवाचार का नेतृत्व करने वाली महिला उद्यमियों का एक पैनल भी शामिल था। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन यानी सीसी नोजल विकसित किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन कार्बन और सीसी नोजल फॉर रॉकेट इंजन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इसरो ने रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित एक हल्के कार्बन कार्बन सीसी नोजल का अनावरण किया गया। यह सफलता थ्रस्ट लेवल, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेट अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ाने का वादा करती है। कार्बन कार्बन कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्रियों का लाभ उठाते हुए इसने असाधारण गुणों के साथ एक नोजल डाइवर्जेंट तैयार किया, जिससे बेहतर लॉन्च वाहन प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया साइंड
एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट ए लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना करते हुए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली ने भारत रूस शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक घटना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 60 रूसी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। हाल ही में समाचारों में रहा नारगोनो कराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? नारगोनो कराबाख रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस रीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण काकेकस पर्वतमाला, साउथ काकेकस रेंज। नारगोनो कराबाख, जिसे अर्मेनियाई लोग आर्ट्स के नाम से जानते हैं, दक्षिण काकेकस में एक भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड पहाड़ी क्षेत्र है। 1970 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद इस पर अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ने दावा किया था और तब से यह तनाव का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके निवासी मुख्य रूप से जातीय अर्मेनियाई है और इनकी अपनी सरकार है, जिसका पड़ोसी अर्मेनिया की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर अर्मेनिया या अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी पहुंचाई गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। हाल ही में नासा ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। यह एक डुअल क्वाड कॉप्टर है जो कार के आकार के रोटर क्राफ्ट जैसा दिखता है, जो 1 घंटे से भी कम समय में टाइटन पर दसियों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। टाइटन के धुंधले वातावरण के कारण ड्रैगन फ्लाई मंगल ग्रह पर क्यूरोसिटी रोवर के समान रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम का उपयोग करेगा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? हु वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। 17 अप्रैल 2024 को फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कारों में दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा शॉपिंग और मध्य पूर्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार भी जीता है। तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तिरंगी बर्फी हैज बीन गिवन जीआई टैग, इट इज रिलेटेड टू विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। 16 अप्रैल को भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया। इसके अलावा वाराणसी के एक अन्य उत्पाद ढलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई श्रेणी में शामिल किया गया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की खुफिया बैठकों और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का आविष्कार किया गया था। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और सफ़ेद रंग के लिए खोया और काजू का इस्तेमाल किया जाता है।
लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन द कंट्री टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोली है, जो केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य लक्षद्वीप में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना है, जिसमें व्यक्तिगत और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर जोर दिया जाएगा। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? लॉरेंस वोंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वोंग देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 51 वर्षीय अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री वोंग 72 वर्षीय ली सी लूंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2 दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बाद यह पद छोड़ दिया है। ली के इस्तीफे से इनके पिता ली कुआन यू के नेतृत्व वाले पारिवारिक वंश का अंत हो गया। जॉन डर्क पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द जॉन डर्क अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर गगनदीप कौंग MD। भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कौंग को आंत्र रोगों में इनके अग्रणी कार्य के लिए 2024 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके समूह आधारित शोध ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन विकास और स्वास्थ्य नीति को प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी तक पहुंचने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू द UN पॉपुलेशन फंड UNFPA's वर्ल्ड पॉपुलेशन सिचुएशन 2024 रिपोर्ट, इंडियाज पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू रीच बाय हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 144 करोड़। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। भारत 1.44 बिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद चीन 1.425 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। 2011 में आयोजित पिछली जनसंख्या के दौरान भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन दर्ज की गई थी। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये दिया गया है कि 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह का प्रतिशत कितना था? 23%। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया गया? जनकपुर धाम कल्चरल फेस्टिवल 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा संस्करण नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा विक्रम संवत नेपाली नव वर्ष 2021 के अवसर पर आयोजित किया गया। कुछ और मेले की चर्चा करते हैं जिसका संबंध कहाँ से है। चापचर कूट महोत्सव मिजोरम, तवी महोत्सव जम्मू, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़, दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा, जातीय मामानी महोत्सव लद्दाख। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्लेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खेवरा। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब 5 गुना बड़ा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनिरुद्ध बोस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस को अक्सर CJI DY चंद्रचूड़ एक आदर्श बंगाली भद्रलोक के रूप में संदर्भित करते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1993 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः चुना गया है? हु हैज बीन री इलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को नए 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इनका नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में स्थापित
किया गया था। इसने औपचारिक रूप से देखेंगे तो 1 मार्च 1947 से काम करना शुरू किया था। माइकोलस अलेकना किस देश से हैं जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? माइकोलस अलेकना बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन डिस्कस थ्रो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया। लिथुआनिया के माइकोलास अलेकना ने डिस्कस थ्रो इवेंट में पुरुषों का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के रमोना में अक्लाहोमा थ्रोज सीरीज मीटिंग में डिस्कस को 74.35 मीटर तक फेंका और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैज लेफ्ट ऑन ए 4-day विजिट टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 15 अप्रैल 2024 को उज्बेकिस्तान की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इन्होंने भारत और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त अभ्यास दस्तलिक का भी दर्शन किया। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। हारून यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। कौन सा कथन सही है यह बताना है। चीन ने 703 यूनिकॉर्न के साथ पहला स्थान हासिल किया जो तालिका में सबसे आगे है, यह गलत है। भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर रहा, यह सही है बिल्कुल। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और माई सर्कल 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं, यह भी गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। हुरून रिसर्च के अनुसार 53 देशों के 291 शहरों में वैश्विक स्तर पर 1453 यूनिकॉर्न थे। 2023 में हर 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र ने दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रही। 703 यूनिकॉर्न के साथ चीन नहीं बल्कि अमेरिका नंबर 1 पे रहा। इसके बाद चीन का स्थान है कितना? 340 यूनिकॉर्न। जोमेटो यहाँ पे नहीं बल्कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और माई सर्कल 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं। वीरनम झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वीरनम लेक। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, यानी गलत स्टेटमेंट को चुनना है। 14 किलोमीटर की लंबाई के साथ इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित झीलों में से एक माना जाता है, यह बिल्कुल सही है कथन, गलत नहीं है यह। वीरनम का स्रोत कोल्लीदम नदी है जो कावेरी नदी की उत्तर सहायक नदी है, यह भी कथन सही है। इसका निर्माण चोल राजकुमार राजादित्य चोल द्वारा 907 से 955 ईस्वी के बीच कराया गया था, यह भी सही है। तो गलत चुनना था, गलत कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, नन ऑफ द एबव। चेन्नई के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत वीरनम झील तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कथन है दुनिया में कोयला और पाम तेल के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में इंडोनेशिया वैश्विक जलवायु संकट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, यह स्टेटमेंट तो सही है। कथन दूसरा है इंडोनेशिया भी गंभीर भीड़-भाड़ प्रदूषण और तेजी से डूबने के कारण अपनी राजधानी को जकार्ता द्वीप से बोर्नियो में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, जिससे 2050 तक शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जलमग्न होने का अनुमान है, यह भी कथन सही है। तो कथन तो दोनों सही है लेकिन यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। बाल्टीमोर बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द बाल्टीमोर पोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। बाल्टीमोर बंदरगाह पाटाप्स्को नदी के तट और शाखाओं के किनारे स्थित है, यह बिल्कुल सही है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक स्टील आर्च ब्रिज था जो निचली पेटाप्स्को नदी और बाहरी बाल्टीमोर पोर्ट के पार फैला था, यह भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है, परिवहन सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार बाल्टीमोर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 17वां सबसे बड़ा बंदरगाह था, जिसे कुल टन के हिसाब से स्थान दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। भारत ने अंटार्कटिका स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन पर पहली बार डाकघर की एक शाखा खोली है, यह कथन गलत है। भारत ने लगभग 4 दशकों के बाद अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र में डाकघर की पहली नहीं बल्कि दूसरी शाखा खोली है।
वर्तमान में मैत्री और भारती 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं जो भारत अंटार्कटिका में संचालित करता है, यह सही है। अंटार्कटिका के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान 1981 में शुरू किया गया था, यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। टाइगर ट्रैम्प 24 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द टाइगर ट्रैम्प 2024 एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है, यह स्टेटमेंट गलत है। टाइगर ट्रैम्प 24 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेज और सुचारू समन्वय के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOPs को परिष्कृत करना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।